हम लोग अपने लास्ट वीडियो में एडिशनल डेप्रिसिएशन तक छोड़े थे। हम वापस एक बार एडिशनल डेप्रिसिएशन रिपीट करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल अलाउड टू एन एसएससी। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा उस एसएससी को इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता हो या फिर प्रोडक्शन का बिजनेस करता हो, मतलब कोई भी सामान बनाता हो। इफ़ एनी आर्टिकल्स और थिंग्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, और उसके लिए उसने नया प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा हो फैक्ट्री के अंदर आफ्टर 31 मार्च 2005। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोड्यूस कर रही है कोई भी आर्टिकल, उसने नया प्लांट एंड मशीनरी, याद रखिएगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया है आफ्टर 31 मार्च 2005, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% के रेट से। इफ़ द एसेट्स हैज़ बीन यूज फॉर लेस दैन 180 डेज, लेकिन यही एसेट अगर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम्स हाफ। तो डेप्रिसिएशन का जो रेट है हाफ हो जाएगा, मतलब 10%। वहाँ पे मैंने बताया आपको कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर इंस्टॉल हुआ है 31 मार्च 2005 के बाद। लेकिन अगर ये 180 दिन से कम यूज़ होता है तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, मतलब 10%। उसके बाद देखिए, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, सेटअप किया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 के बाद, इन एनी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, किसी भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के अंदर, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर अगर कोई बैकवर्ड एरिया है, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, एंड द एसएससी एक्वायर्स एंड इंस्टॉल एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी, वापस देखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा सिर्फ, बिटवीन 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020, then the rate of depreciation will be then the rate of additional depreciation will be 35%। अगर हमने किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, बैकवर्ड एरिया कौन से स्टेट के अंदर आपका मेंशन किया गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एक्सेट्रा, तो इसके अंदर अगर हमने अपना मशीन, न्यू मशीन खरीद करके, एक्वायर करके, यानी परचेस करके इंस्टॉल करा है, कब, 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक, तो आपका जो एडिशनल रेट होगा डेप्रिसिएशन का 35% होगा। फिर वही बात बोल रहा है कि इफ़ द एसएससी हैज़ बीन यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, अगर ये एसेट्स, इफ़ द एसेट्स अगर यूज़ हुआ है, यानी न्यू मशीन जो आपने परचेस करके इंस्टॉल करा है वो 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 17.5% हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट अलाउड ऑन द फॉलोइंग एसेट्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन इन सब एसेट्स पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, सेकेंड हैंड मशीन, एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन द ऑफिस, ध्यान रखिएगा ऑफिस प्रीमिसेस है या फिर कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है या फिर गेस्ट हाउस है, अगर इसके अंदर हमने मशीन को इंस्टॉल करा है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पुराना पे तो मिलता ही नहीं, नए मशीन पे मिलता है, लेकिन नया मशीन कहाँ पे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए। किसी ऑफिस या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन पे है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद है एनी ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसका आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी द होल कॉस्ट ऑफ विच इज़ अलाउड एज रिडक्शन, एक ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका जो पूरा का पूरा कॉस्ट आपको रिडक्शन दे दिया गया, मान लो 10,000 का था, पूरा 10,000 रिडक्शन मिल गया है, वेदर बाय डेप्रिसिएशन और अदरवाइज, या डेप्रिसिएशन का जरिया या फिर किसी और चीज़ के जरिया, इन एनी वन प्रीवियस ईयर, किसी भी एक प्रीवियस ईयर में अगर किसी मशीनरी का या प्लांट का आपको रिडक्शन मिल चुका है, चाहे डेप्रिसिएशन की शक्ल में या फिर किसी और फेस में, तो आपको और अलाउ नहीं किया जाएगा। एनी प्लांट एंड मशीनरी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2005, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2005 से पहले, बट इंस्टॉल किया है 31 मार्च 2005, तो भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको हम बताए थे कि जो मशीनरी है एक्वायर और इंस्टॉल दोनों होना चाहिए 31 मार्च 2005 के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक्वायर तो 1 अप्रैल 2005 के बाद किया, लेकिन इंस्टॉल कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2005, तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी समय मिलेगा जब आपका मशीन एक्वायर भी होगा और इंस्टॉल भी होगा, दोनों एक्वायर एंड इंस्टॉल आफ्टर 31 मार्च 2005। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल को एक्वायर किया, 31 मार्च को इंस्टॉल किया, इसका मतलब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मास्टर नोट्स है, एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड नॉट ऑन अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग etc। एडिशनल डेप्रिसिएशन का फ़ायदा, बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा और कोई एसेट पे नहीं मिलेगा।
इट शैल बी अलाउड इवन इफ द ब्लॉक हैज़ नील और नेगेटिव वैल्यू। अगर अगर एसेट्स का नेगेटिव वैल्यू रहता है तो हम लोग को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा चाहे ब्लॉक का मतलब एसेट्स वैल्यू नील रहे नेगेटिव रहे, फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एसएससी टू क्लेम डिडक्शन एज पर एसएलएम, इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एसएससी, ये अवेलेबल नहीं है एसएससी को कि डिडक्शन करे अगर एसएलएम के बेसिस में। डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा उसको डब्ल्यूडीवी के बेसिस में डिडक्शन लेना होगा। इट इज़ नॉट अवेलेबल इफ़ न्यू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। मतलब ये हुआ कि ये उस वक्त नहीं मिलेगा जब आप क्या करिएगा, नया प्लांट एंड मशीनरी लिए और उसको क्या कर दिए, उसी साल में बेच दिए, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद है बाबू पॉइंट नंबर 11, पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000। अगर पेमेंट हुआ 10,000 से ज़्यादा यानी कैश में, मेड अदरवाइज देन थ्रू प्रिस्क्राइब मोड। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A(3) एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, यानी जो पेमेंट किया या फिर आपने टोटल पेमेंट कितना करा, मेड टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे, अगर एक दिन के अंदर या फिर और अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेई चेक or account pay bank draft or ECS through bank account or through such other prescribed electronic modes exceeds rupees 10,000 is disallowed। अगर आपने एक दिन सिंगल डे के ऊपर 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट किया है तो वो फुल्ली डिसअलाउड होगा। लेकिन अगर आप बैंक ड्राफ्ट से करते हैं, ECS से करते हैं, चेक से करते हैं, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, यहाँ पे किसी पर्सन को था, मतलब किसी इंसान को अगर आप पैसा दे रहे तो आप 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते कैश में। अगर 10,000 से ज़्यादा दीजिएगा तो फुल्ली डिसअलाउड हो जाएगा। इन केस ऑफ पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज एन इनहांस लिमिट ऑफ ₹35,000। लेकिन अगर ये पेमेंट आप ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को दे रहे हो हायरिंग और लीजिंग के लिए या फिर प्लाइंग के लिए, मतलब दूसरे देश में जाने के लिए, गुड्स कैरेज को ये करने के लिए, तो ये जो 10,000 का लिमिट है ये भर के कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। मतलब किसी पर्सन को देने के लिए आप मैक्सिमम 10,000 कैश पे दे सकते हो और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को देना है तो आप उसको कितना दे सकते हो, 35,000 कैश दे सकते हो। इफ़ द पेमेंट एक्सीड्स दिस लिमिट द इंटायर एक्सपेंडिचर वुड बी अलाउड। लेकिन अगर ये जो 10,000 या 35,000 है इससे ज़्यादा अगर आपका एक्सीड कर जाता है तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। एकदम सिंपल बात समझो बाबू, अगर किसी इंसान को देना है तो 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते, और कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो 35,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते। अगर आप इससे ज़्यादा कैश में देते हैं तो फुल्ली डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद है रिकवरी ऑफ बैड डेट। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिकवरी ऑफ बैड डेट सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, इफ़ बैड डेट रिकवर्ड इज़ आउट ऑफ डिसअलाउड बैड डेट। अगर बैड डेट रिकवर हो गया, कौन से बैड डेट से, डिसअलाउड बैड डेट से, मतलब एक ऐसा बैड डेट जिसको हमने डिसअलाउ कर दिया था, रिडक्शन नहीं दिया था, अगर वो रिकवर हो जाएगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं टैक्सेबल होगा, क्योंकि हम तो आपको बैड डेट अलाउ करने ही नहीं दिए थे, हम आपको बैड डेट लेस करने ही नहीं दिए थे। उसके बाद है इफ बैड डेट रिकवर्ड इज आउट ऑफ अलाउड बैड डेट एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे ऊपर में क्या था, बैड डेट हमने आपको अलाउ करने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बैड डेट क्या कर दिया, अलाउ किया, मतलब बैड डेट का रिडक्शन मैंने आपको दिया। इसका मतलब अगर बैड डेट रिकवर होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। वेयर एनी बैड डेट इज अलाउड एज रिडक्शन, अगर हमने किसी बैड डेट को अलाउ कर दिया एज अ रिडक्शन एंड द अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, और वो अमाउंट क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया, ऑन सच डेट इज ग्रेटर दैन द डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड द डिडक्शन सो अलाउड, तब जो पैसा आपको मिला और जो अलाउ किया गया उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिडक्शन सो अलाउड, द एक्सेस रियलाइजेशन इज चार्जेबल टू टैक्स एज बिजनेस इनकम। मतलब ये कि हमने जो आपको डिडक्शन दिया बैड डेट का और आपका जो बैड डेट रिकवर हुआ, जो बैड डेट रिकवर हुआ उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इनकम माना जाएगा बिजनेस का, ऑफ द ईयर इन विच द बैड डेट इज रिकवर्ड, जिस साल में भी वो रिकवर हो जाए। एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाए। मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2014-15 बैड डेट आपका 2500 अलाउड एज रिडक्शन इन रिलेशन टू डेट ऑफ ₹4,000, आपका 4,000 का बैड डेट था, आपको हमने अलाउ करने के लिए 2,500 का परमिशन दिया। प्रीवियस 2019-20 में क्या हुआ,
₹2000 रिकवर्ड इन रिलेशन टू अबव डेट। मतलब ये जो 4000 था इसमें से मेरा 2000 रिकवर हो गया इन द सेड ईयर, मतलब 2019-20 में। देन ₹500 देन ₹500 एक्सेस अमाउंट रिकवर्ड ओवर डेट नॉट अलाउड एज बैड विल बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम। अब देखिए 4000 आपका था टोटल, हमने आपको रिडक्शन कितना दिया था 2500, तो रेस्ट कितना बचा जिसका रिडक्शन हमने आपको नहीं दिया। आप गौर करिए 1500 बचा जिसका हमने आपको रिडक्शन नहीं दिया, लेकिन पैसा आपको कितना मिल गया बाबू 2000 मिल गया। 2000 से 1500 आप लेस करिए, कितना आ रहा है 500, ये 500 आपका क्या हो गया इनकम हो गया। प्लीज़ टेल मी कि आपका क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, आपका 2500 का बैड डेट अलाउ किया गया 4000 पे से, 4000 से जब 2500 आपको अलाउ कर दिया गया तो आपका बचा कितना 1500, जो 1500 आपको क्या कर दिया गया डिस अलाउ किया गया। तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास 2500 है जिसमें से आपको 2000 रिकवर हुआ। कितना रिकवर हो गया 2000, सॉरी ये 1500 नहीं होगा, 2500 था जिसमें से 2000 रिकवर हो गया, तो 500 आपका क्या है डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है यही आपका इनकम हो जा रहा है, क्योंकि आपका बैड डेट रिकवर हो गया 2000, हमने आपको अलाउ भी करने दे दिया 2000, इसके अलावा 500 हमने आपको और अलाउ करने दे दिया एक्सेस। तो ये 2500 और 2000 का डिफरेंस है वो बैड डेट रिकवर इस ईयर में क्या हो जाएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। प्लीज़ टेल मी क्लियर है। आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बोलूँ, क्योंकि पहली बार मैं गलत बोल के चला गया था। आपको हमने अलाउ किया 2500 जिसमें से आपको 2000 का रिडक्शन, सॉरी 2000 क्या हो जा रहा है बैड डेट रिकवर हो जा रहा है, मतलब आपका 500 है क्या हो जा रहा है जो एक्सेस अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आप। यहाँ पे देखिए ₹2000 रिकवर्ड इन रिलेशन टू अबव डेट, हमने जो अबव डेट दिखाया इन द सेड ईयर, देन 500 एक्सेस अमाउंट रिकवर्ड ओवर डेट नॉट अलाउड एज बैड, जो कि हमने बैड नहीं बोला था उसको, विल बी चार्जेबल टू बिजनेस इनकम। 2500 हमने आपको अलाउ किया जिसमें से 2000 आपका रिकवर हो गया, जो डिफरेंस है 500 आपका इनकम हो जाएगा। उसके बाद है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कौन कौन सा डिसअलाउड एक्सपेंसेस है? पेमेंट फॉर ऑफेंस अंडर एनी लॉ, अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है या फिर किसी लॉ को तोड़ दिया है तो वो सब एक्सपेंसेस आपका रिडक्शन नहीं होगा। पेमेंट फॉर एडवर्टीजमेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, आप पॉलिटिकल पार्टीज का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये सब आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्या है बाबू? ये सब आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस का बिजनेस में कोई जगह नहीं है, इसके लिए आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया, आपने आउटसाइड इंडिया पे सैलरी पे करा विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, और टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते तो आपको रिडक्शन मिल जाता। रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, अपना ही बिल्डिंग है उसके ऊपर क्या मिल रहा है आपको रेंट मिल रहा है, अपना प्रीमिसेस है उसके ऊपर रेंट मिल रहा है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद है एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेड टू एनआरआई इफ टीडीएस हैज़ नॉट मेड, आपने एनआरआई को पे किया इंटरेस्ट या फिर रॉयल्टी फीस किसी भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए, तो अगर आपने टीडीएस नहीं लिया है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। एनी सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, मैंने पहले कहा था ऊपर में इनकम टैक्स के बारे में, पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसी तरह प्रोप्राइटर का कोई सैलरी है, ड्राइंग करता है या फिर सैलरी ऑफ, ये सब क्या आपका रिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर आगे बोला सैलरी ऑफ रिलेटिव प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट टेक्निकली स्किल्ड, अगर आपका प्रोप्राइटर का सैलरी है या फिर उसका ड्राइंग है या फिर रिलेटिव का सैलरी है उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा। बट एक कंडीशन डाला रिलेटिव का केस में कि अगर रिलेटिव आपका आपके फर्म में या बिजनेस में काम कर रहा है और वो किसी टेक्निकली सर्विस में नहीं है तो रिडक्शन नहीं मिलेगा, डिसअलाउड है फुल्ली। लेकिन अगर वो टेक्निकल सर्विस दे रहा है, मतलब टेक्निकली स्किल है वो, तो आपको रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद है सेल्स टैक्स, इफ़ नॉट पेड विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अगर सेल्स टैक्स आपने पे नहीं किया है विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इफ़ पेमेंट इज़ मेड आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, आपने विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे नहीं किया, इसका मतलब बाद में पे किया होगा। अगर आपने बाद में पे किया है, if payment is made after the date of filing return then deduction can be claimed in the next assessment year, मतलब जिस साल आपने पे किया है उस साल में आपको मिलेगा। क्योंकि मान लो 2018-19 में आपको डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के विद इन द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आपने पे नहीं करा, 2019-20 में पे कर दिया तो आपको 2019-20 में रिडक्शन मिल जाएगा, 18-19 में नहीं मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, सेल्स टैक्स अगर विद इन द डेट पे होगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न के तो आपको रिडक्शन मिलेगा, लेकिन आफ्टर डेट होगा तो इस साल में नहीं मिलेगा, अगले साल में मिलेगा। थ्योरेटिकल पार्ट यहीं पर आपका ख़त्म होता है। कुछ एक बातें रह गई हैं जो मैं अगले वीडियो में थ्योरी का कुछ पोर्शन है
दूसरे टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से 15 मार्क्स के सवाल बनेंगे, जिसमें से 10 मार्क्स का एक सवाल होगा और उसके ऑप्शन में भी एक 10 मार्क्स का सवाल रहेगा, और अलग से 5 मार्क्स का एक सवाल रहेगा। लास्ट ईयर 5 मार्क्स का जो एक सवाल आया था वो साइंटिफिक रिसर्च से आया था, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अगले वीडियो में साइंटिफिक रिसर्च लेकर आऊँगा और भी कुछ सम्स लेकर आऊँगा। फिलहाल इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 303 का एक सम कर रहे हैं हम लोग, जो कि डेप्रिसिएशन का सम है। मैं एक बात बता दूं बाबू कि इस बार तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, लेकिन अगली बार जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो शायद क्वेश्चन नोट ना रहे, इसलिए जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो लोग बुक परचेज़ कर ले, या फिर मुझे कमेंट करें कि सर मेरे पास बुक नहीं है, ताकि मैं आपको PDF सेंड कर सकूँ। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चन है बुक में है, तो जिन लोगों के पास बुक है वो लोग क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, और जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो लोग भी क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सॉल्यूशन सब लोग करेंगे। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो कमेंट करेंगे, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ये जो सम लेकर आए हैं ये डेप्रिसिएशन का सम है। आपको डेप्रिसिएशन के बारे में हम आप बताए थे, अब एक सम करके दिखाते हैं। बोला मिस MS अनीता एंटरप्राइज हैज़ रिटेन डाउन वैल्यू इन बिल्डिंग ब्लॉक, डेप्रिसिएशन रेट 10% दिया हुआ है, निकाल करके कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ऑन 1/4/2019 80,000, रिटेन डाउन वैल्यू आपका 80,000 दिया हुआ है। द ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 2 बिल्डिंग X and Y, और इस ब्लॉक के अंदर 2 बिल्डिंग है X and Y। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इन द फॉलोइंग केसेस। आपको ये सब केसेस के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और अपने पास जो है आपका WDV कितने का है सारे ही केसेस में 80,000 का है। हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको समझाते चलेंगे। हम एक साथ 2 केस सॉल्व करेंगे, केस A, केस B, फिर केस C, फिर केस D। अब देखिए अब खुद समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखिएगा WDV हर केस में मेरा 80,000 है। केस A देखो, बिल्डिंग X सोल्ड फॉर 20,000 1/5/2019, कब सेल किया? 1/5/2019 को। देखो सेल का केस में डेट मैटर नहीं करता, आप सिर्फ परचेस जब करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि कौन से डेट पे परचेस हुआ। आइए हम आपको सम में लेके चलते हैं। ये रहा सम। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ MS अनीता फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20। केस A, केस B, डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स। आपको याद होगा हम आपको डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बताए थे कि सबसे पहले हम लोग WDV लेते हैं, उसमें परचेस ऐड करते हैं, फिर सेल लेस करते हैं, फिर जो वैल्यू बचता है उस पर डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो बुक में ऐसा फॉर्मेट नहीं बना हुआ है, बुक में अलग अलग केस A, केस B, केस C को डील किया है, लेकिन मैंने क्या करा है आपकी थोड़ी सी टाइम बचाने की कोशिश करी है और एक साथ किया है केस A, केस B को। अब सवाल में देखिए केस A में सबसे पहले आइए अपना फॉर्मेट देखते हैं। WDV एज ऑन 1/4/2019, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू कितना है। हम आपको पहले ही सवाल में बताए कि रिटेन डाउन वैल्यू हमारा 80,000 है एवरी केसेस में, चाहे वो केस A हो चाहे केस B हो। अब केस A देखो, सबसे पहले बिल्डिंग X सेल्ड फॉर 20,000, फिर बिल्डिंग X सोल्ड फॉर 1 लाख। आप यहाँ पे देखिए परचेस हुआ है क्या? परचेस ना हुआ है, ना केस A में हुआ है ना केस B में हुआ है। तो आइए केस A में परचेस नील, B में भी परचेस नील, वैल्यू 80,000 रिमेन। उसके बाद देखिए केस A में सेल 20,000 का है और उसमें 1 लाख का है। सेल 20,000 का है, 1 लाख का, 80 से 20 जाएगा 60,000 यानी 60,000। यहाँ पे 80,000 माइनस 1 लाख, आपका नेगेटिव वैल्यू 20,000। अब आपको यहाँ पे देखिए सवाल में डेप्रिसिएशन का रेट निकाल के दे दिया, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला बाबू? 10% बोला। तो चूंकि इसमें परचेस नहीं हुआ है इसलिए जो वैल्यू बचा हुआ है हम उसी पर डायरेक्ट निकालेंगे। 60,000 का 10% 6,000, बैलेंस 54,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है 20,000, तो डेप्रिसिएशन आपका नेगेटिव वैल्यू पे नहीं मिलता है। अगर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन रहता तो नेगेटिव वैल्यू पे भी आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता। तो आपका 20,000 ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे नहीं हो जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सवाल में आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने बोला था, तो डेप्रिसिएशन तो ये पार्ट है ना, लेकिन हमने आपका जैसे ओपनिंग वैल्यू से स्टार्ट किया था वैसे क्लोजिंग वैल्यू भी निकाल दिया। WDV एज ऑन 1/4/2019 आपका 80,000 था, WDV एज ऑन 31 मार्च 2020 54,000 हो जाएगा। ऐसा सवाल में करने बोला नहीं है, बस मैंने ऐसे ही निकाल दिए हैं, आप भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है तो जैसे 60,000 का वैल्यू बचा तो 60,000 का डायरेक्टली 10% डेप्रिसिएशन 6,000, डबल लाइन से यहीं क्लोज कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। मैंने सिखाने के लिए आपको WDV का क्लोजिंग बैलेंस भी निकाला है। प्लीज़ टेल मी कि केस A और केस B दोनों आपका क्लियर होगा। इसमें कुछ था नहीं बाबू, ओपनिंग बैलेंस को लेना है, परचेज को लेना है, सेल को लेस करना है, फिर डेप्रिसिएशन निकाल देना है।
50,000 है। ऐसा सारे सम के अंदर करना है, बट ध्यान रहे इसमें परचेस नहीं था इसलिए आसानी से हो गया। जिसमें परचेस रहेगा उसमें हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे आइए देखते हैं, फिर समझ में आएगा। केस सी और केस डी, बिल्डिंग एक्स सोल्ड फॉर 1 लाख एंड बिल्डिंग एस परचेस फॉर ₹35,000। कब परचेस हुआ ध्यान रखना, 1/7/2019 को। केस सी केस डी, WDV बढ़ा देंगे 80,000 80,000, सारे केसेस पे सेम है। परचेस सवाल में बोला इसका 35 का, इसका 40 का है, तो ये 1,15,000, 1,20,000। उसके बाद देखो केस सी में सेल कितना का हुआ, 1 लाख का हुआ, और केस डी में सेल कितना का हुआ बाबू, 10,000 का हुआ। ये 1 लाख का सेल, ये 10,000 का सेल, बैलेंस बच गया आपका यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 1,10,000। अब आपको डेप्रिसिएशन देना है 10%। तो अब ध्यान रखिए आपके पास वैल्यू बचा हुआ 15,000 का, यहाँ पे परचेस हुआ 35,000 का। यहाँ कन्फ्यूज़न है क्योंकि आपको डेट देखना पड़ेगा परचेस कब हुआ। परचेस हुआ हमारा 1/7/2019 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि बाबू तुम लोग बताओ, आपका जो परचेस का डेट है 1/7/2019 है और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो ये जो एसेट खरीदा गया, क्या ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है या फिर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है? अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, 1/7/2019 को ख़रीदा है मतलब 31 मार्च 2020 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, तो 180 दिन से ज़्यादा खरीदा है। सर देख के ही समझ में आ रहा है। हाँ सर देख के ही समझ में आ रहा है, 1/7/2019 को हमने खरीदा है और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, मतलब ये 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो आपको याद होगा कि अगर हमारा असेट्स 180 दिन से कम यूज़ होता तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा हो जाता है, जैसे 10% है तो 5% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरा 10% हम लोग चार्ज करेंगे क्योंकि मेरा असेट 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो 15,000 का 10% 1,500, उसी तरह 1,10,000 का 10% 11,000। इसका डेट आपको हमने नहीं दिखाया केस डी का। देखिए केस डी में कोई डेट नहीं है, खाली बोला है बिल्डिंग एक्स सेल्ड फॉर 10,000 एंड बिल्डिंग एस परचेज फॉर 40,000। उसने सिर्फ कहा कि 10,000 का हमने सेल करा है और परचेस करा है 40,000 है। कब परचेस करा नहीं मालूम है। जब ऐसा रहे डेट नहीं रहे तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लीजिएगा। उसके बाद आइए केस ई। केस ई इंटरेस्टिंग है और नया है। केस ई में सेल हो रहा है 10,000 का और बिल्डिंग एस परचेस हो रहा है 11/11/2019 को। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 11 नवंबर 2019 को परचेस हो रहा है और आपका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो आप कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर में, 11/11/2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 180 दिन नहीं होगा, ये 180 दिन से कम है कि 180 दिन से कम है। उसके बाद देखिए केस एफ, मैं अभी बताया नहीं हूँ फिर आगे बताऊँगा। केस एफ में बोल रहा है बिल्डिंग एक्स सेल्ड फॉर 2 lakhs, बिल्डिंग एस परचेज फॉर ₹40,000 ऑन 11/11/2019। फिर देखिए यहाँ पर आपका 11 नवंबर 2019 को इसने मशीनरी परचेस सॉरी बिल्डिंग परचेस करा है। तो ये भी क्या है बाबू आपका 180 दिन से कम है। जब 180 दिन से कम हो जाएगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जोड़ लेना 11/11/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आई एम गारंटीड 180 दिन से कम आएगा। जब 180 दिन से कम आएगा तो डेप्रिसिएशन क्या होगा बाबू, रेट उसका हाफ हो जाएगा। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले WDV 80,000 का, 80,000 का, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आप एक बार और देख लो परचेस कितना का हुआ, 40,000 का यहाँ पर ही और यहाँ पर भी 40,000 का। ये देखिए परचेस 40 का 1,20,1,20, सेल 10,000 का, यहाँ पे सेल 2 lakhs का, बैलेंस बचा 1,10,000, यहाँ पे बैलेंस नेगेटिव बच गया 80,000। तो इसमें तो डेप्रिसिएशन निकलेगा नहीं इसलिए 80,000 ऐसे ही रह जाएगा। ये जो 1,10,000 बचा इसमें 40,000 का ऐसा वैल्यू इंक्लूड है जो परचेज तो हुआ है लेकिन यूज़ 180 दिन से कम हुआ है। 180 दिन से क्या हुआ बाबू, कम हुआ है। तो इस 40,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% नहीं लगेगा, वो 5% लगेगा क्योंकि एज़ पर रूल डेप्रिसिएशन बोला गया है कि अगर हमारा असेट्स 180 दिन से कम यूज़ होता है तो हमारा डेप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अब देखिए मैंने सॉल्व करा है, आपके पास वैल्यू कितना बचा हुआ, 1,10,000, 1,10,000 सॉरी। तो 1,10,000 में से 40,000 का ऐसा वैल्यू है जिस पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 5%। देखिए 40,000 इंटू 5%, तो 1,10,000 से 40,000 5%, तो हम लोग 1,10,000 से 40,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास बाबू, 70,000। तो
गौर से सुनना बाबू और ध्यान से सुनना, क्योंकि यही ट्रिक है डेप्रिसिएशन में, बस और कुछ नहीं है। बोला है सवाल में कि 1,10,000 आपके पास वैल्यू बचा हुआ है, लेकिन इसमें से 40,000 का ऐसा बिल्डिंग है जो 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। तो 40,000 के लिए जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो 5% हो जाएगा। तो 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। उसके बाद बचा कि हमारे पास टोटल था कितना, 1,10,000। तो 1,10,000 से 40,000 माइनस करेंगे 70,000। 70,000 इंटू 10% कितना हो जाएगा बाबू, 7,000। इसलिए डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 9,000। बैलेंस 1,01,000। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बस जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ब्रैकेट में उसी को आप नोट्स में दिखाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा। ये आपके समझने के लिए है। अब फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास 1,10,000 का वैल्यू बच रहा है। 1,10,000 में से 40,000 का ऐसा बिल्डिंग है जो आपका 180 दिन से कम यूज़ हुआ। तो 40,000 के लिए आपका 5% डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि उसका 10% है तो आधा लेंगे हम लोग, क्योंकि 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। 40,000 इंटू 5% 2,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही 1,10,000 है। 1,10,000 में से 40,000 हम लोग ले चुके हैं। रिमेन कितना बचा, 70,000। कैसे आया 70, 1,10,000 माइनस 40, 70,000। 70,000 का पूरा 10% लगेगा, क्योंकि ये तो पूरे साल में यूज़ हुआ। जो 180 दिन यूज़ हुआ उसका तो हम 5% ले लिए। तो 70,000 इंटू 10%, 7,000 प्लस 2,000, 9,000। यहाँ पे देखिए ये भी 40,000 का परचेस था। ये भी क्या हुआ था बाबू आपका, 180 दिन से कम यूज़ हुआ था। बट चूंकि इसका वैल्यू निगेटिव आ गया, इसलिए इसको हमने डील नहीं करा, इसका डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए केस जी। बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000 एंड 35,000। मतलब बिल्डिंग एक्स में कोई परचेस नहीं है, पूरा का पूरा सेल है। बिल्डिंग जी में देखिए बिल्डिंग एक्स एंड बिल्डिंग बोथ वाई बोथ सोल्ड फॉर 10,000, सॉरी बिल्डिंग एक्स एंड वाई both sold for 10,000 and 35,000 respectively as on 11/11/2019। हमको सेल का डेट से कोई लेना देना नहीं है। न्यू बिल्डिंग टी परचेज फॉर 5,000 ऑन 1/7/2019। 1 जुलाई 2019 को परचेज हुआ। फिर से सवाल है आपसे मेरा कि बाबू बताइए क्या ये 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है या फिर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। सर फिर आप वही सवाल कर रहे हैं, 1 जुलाई 2019 को परचेज़ किए हम लोग सर। इसका मतलब है कि ये 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ। ऐसा थोड़ी है, तुम कैलकुलेट करके देख लेना। 1/7/2019 को तुमने परचेज़ किया, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि ये 180 दिन से ज़्यादा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो मेहरबानी करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको पता चल गया कि 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है। आइए हम लोग सम में चलते हैं। केस जी, केस एच। सबसे पहले WDV अपना बैठा देंगे 80,000 80,000। इसके केस में कोई परचेस नहीं हुआ, इसमें 5,000 का परचेस हुआ। बैलेंस 80,000 85,000। सेल एक्स वाई 10,000 35 45 10,000 35 45। बैलेंस बचा 35 एंड 40। पहले ही पता चल चुका है कि हमारा जो यहाँ पे तो कोई परचेस हुआ नहीं, इसका मतलब पूरा 10% डेप्रिसिएशन लेंगे 3500। यहाँ पे परचेस हुआ है 5,000 का, लेकिन ये 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए जो वैल्यू बचा हुआ है उसी के ऊपर 10%, 4,000 36,000 31,500। फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई परचेस हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लगा। यहाँ पे परचेस हुआ 5,000 का। देखिए कब परचेस हुआ, 1 जुलाई 2019 को परचेस हुआ। मतलब ये जो है 1 जुलाई 2019 को परचेस हुआ है, तो ये 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है ना बाबू। तो जब 180 दिन से ज़्यादा यूज़ होगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम करने का ज़रूरत भी नहीं है, ना ही वैल्यू चेंज करने का ज़रूरत है, और ना ही कंपेयर करने का ज़रूरत है। ये जो आप देख रहे हो 40,000, ये पूरा 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000, क्योंकि ये जो 5,000 है ये पूरा 180 दिन के लिए यूज़ हुआ है। अगर 180 दिन के लिए यूज़ नहीं होता तो हम 5,000 पे 5% देते, और 40,000 से 5,000 लेस करके 35,000 पे 10% देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूरा 5,000 जो है 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, इसलिए हम लोग पूरा 10% 5,000 पे भी देंगे, और जो वैल्यू बचेगा उस पर भी देंगे। तो वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली 40,000 बचा हुआ है, 40,000 का 10% 4,000। अगर आपको समझ में नहीं आया देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 5,000 का परचेस हुआ, तो 5,000 तो 180 दिन से ज़्यादा परचेस हुआ, इसका मतलब इस पर भी 10% रहेगा। कितना हो जाएगा, 500। उसके बाद बचा कितना, 40 का टोटल था, जिसमें से 5,000 का दे दी डेप्रिसिएशन, बचा कितना 35,000। तो 35,000 का 10% भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3,500। तो टोटल कितना हो गया 4,000। तो देखिए यहाँ पे 4,000 दिया ना हमने, तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये जो 5,000 है 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कम होने वाला है नहीं, इसलिए हम लोग अलग अलग नहीं निकाल करके डायरेक्ट निकालेंगे। जिसमें 180 दिन से कम यूज़ होगा उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको आधा करना है। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए
केस आई, परचेस हुआ 40,000 का कब, 1 जुलाई 2019। ये भी आपका 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सवाल में देखो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, एंड द सेम बीइंग पुट टू यूज़ ऑन 11/11/2019। परचेस तो कर लिया 1 जुलाई 2019 को, लेकिन गधा था, यूज़ कब किया, 11/11/2019 को। इसका मतलब है कि आपको डेप्रिसिएशन का जो रेट है इसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि परचेस होने से हमको क्या मतलब है, जिस दिन से यूज़ होगा उसी दिन से लेंगे। प्रीवियस किसी सवाल के अंदर यूज़ नहीं बोला था, इसलिए हम लोग परचेस का ही डेट को समझ ले रहे थे यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे परचेस का डेट अलग है, यूज़ का डेट अलग। जब दोनों डेट रहेगा तो जिस दिन से यूज़ होगा उस दिन से हम लोग लेंगे। अगर आपको याद होगा 11 के अंदर कि हम लोग जब मशीनरी परचेस करते थे तो डेप्रिसिएशन परचेस का डेट से नहीं दिखाते थे, बिजनेस में जिस दिन आता था या बिजनेस में जिस दिन रेगुलेट होता था उस दिन से डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे तो परचेस हम किए 1/7/2019 को, लेकिन रेगुलेट कब से हो रहा है, बिजनेस में कब आया, 11/11/2019 को। तो आपको डेप्रिसिएशन यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना रहता है तो प्रॉब्लम ही नहीं था, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ से लेना है मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। केस जे, building you purchased 50,000 on 1/7/2019 but put to use in 1/11/2020। सेम केस है यहाँ पर, 1 नवंबर 2020 को लेकर आ रहा है यूज़ करने के लिए। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप गौर करें कि बिल्डिंग क्यू परचेस कितना हुआ, 5,000 on 1/7/2019 बट पुट टू यूज़ ऑन 1/11/2020। ये यूज़ में कब लेके आया, 1/11/2020 को। तो सर सवाल ये है आपसे कि ये तो फाइनेंशियल ईयर के आगे निकल जा रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर, नहीं सॉरी, हमारा अकाउंटिंग ईयर कितना है बाबू, 31 मार्च 2020 है। और यहाँ पे यूज़ कब कर रहे हैं, 1/11/2020 को। ध्यान दो बाबू केस आई पे कि बिल्डिंग परचेज तो हो रहा है 1/7/2019 को, लेकिन ये यूज़ में कब आ रहा है, 1/11 सॉरी केस जे को परचेज कब हो रहा है, 1/7/2019 को, लेकिन यूज़ कब हो रहा है, 1/11/2020 को। मतलब आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर कितना है, 31 मार्च 2020 है, लेकिन हम यूज़ कब में लेके आ रहे हैं, 1/11/2020 को। मतलब ये वाला जो परचेस है या लिखा है यहाँ पे कि हमने जो 50,000 का परचेस किया है इसको इस साल पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर का बाद हो रहा है। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। आइए हम फॉर्मेट से करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। केस आई, यहाँ पे देखो, केस आई, केस जे, WDV एज यूजल 80,000। केस आई देख लेते हैं पहले कि हमने 40,000 का परचेस किया। ये देखो हमने 40,000 का परचेस दिखा दिया। कब परचेस किया था, 1/7/19 को। यूज़ कब किया था, 1/7/19 को परचेस किया, यूज़ किया 11/11/2019 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द अकाउंटिंग ईयर है, इसलिए हमने 40,000 दिखा दिया। लेकिन केस आई का केस में, सॉरी जे का केस में फोकस करो सही से। 1/7/2019 को परचेस कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन दिखा रहे कब, 1 नवंबर 2020। मतलब 31 मार्च 2020 के बाद। जब 31 मार्च 2020 के बाद है मतलब ये तो इस अकाउंटिंग ईयर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये इस अकाउंटिंग ईयर पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको हम लोग को नहीं दिखाना है। इसलिए आप देखिए यहाँ पे हमने परचेस का वैल्यू नील कर दिया, क्योंकि ये जो हमने 5,000 या 50,000 जो भी ये परचेस करा था ये आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर परचेस करा, मतलब इस अकाउंटिंग ईयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। उसके बाद देखो केस आई में सेल हुआ है क्या, नहीं सर केस आई में कोई सेल नहीं है। केस जे में कोई सेल हुआ है क्या सर, अरे नहीं सर केस जे में भी कोई सेल नहीं। चलिए अच्छी बात है, 1,20,000, 1,00,000 सॉरी 80,000 का 80,000 ही रह जाएगा। सेल नील, इसका भी नील, बैलेंस एक 120 80। देखो यहाँ पे तो कोई परचेस हुआ नहीं है, इसलिए 80,000 का 10% 8,000 72,000। लेकिन यहाँ पे तो परचेस हुआ है जनाब, आपके पास वैल्यू कितना बचा हुआ, 1,20,000। तो 1,20,000 में से 40,000 का एक बिल्डिंग परचेस हुआ, और ये जो 40,000 का बिल्डिंग परचेस हुआ केस आई 1/7/2019 को, लेकिन ये यूज़ में कब आया, 11/11/2019 को। मतलब ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। इसका मतलब 40,000 का 10% नहीं लगेगा, मतलब कितना लगेगा, 5%। वेरी गुड। ये देखिए 1,20,000, 40,000 का वैल्यू है आपके पास, 40,000 का आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा,
5%, 40,000 का 5% कितना होगा आपका, कैलकुलेट करिए 2,000। उसके बाद देखो आपके पास टोटल कितना था 120, 120 में से 40,000 हट गया, बचा कितना बाबू 80,000, कितना बच गया 80,000, 80,000 का 10% कितना होगा 8,000, टोटल 10,000, यहाँ पे 10,000 दिखा दिए हम लोग। प्लीज़ टेल मी कि आपका ये डेप्रिसिएशन अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने ये लगा कि दूसरा ऐसा एग्जाम्पल किया जिसमें परचेस आया था और 180 दिन से कम यूज़ हुआ था। फिर से देख लो एक बार कि 40,000 का परचेस हुआ तो 40,000 का परचेस हुआ वो मैटर नहीं किया, 40,000 यूज़ कब हुआ उसको देखते हुए हमको पता चला कि ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ, इसका मतलब 40,000 का पूरा नहीं लगेगा, 5% लगेगा, 40,000 का 5% 2,000। अब यहाँ पे बचा हुआ कितना था बैलेंस हमारे पास 1,20,20 से 1,20,000 से 40 का डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया, तो बचा कितना हमारा 80,000। तो ये जो 80,000 हमारा बचा, तो 80,000 के ऊपर क्या करेंगे पूरे साल का 10% देंगे, 80,000 इंटू 10%, क्योंकि 40,000 180 दिन से कम यूज़ हुआ था इसलिए उसका 5%, तो बैलेंस आपका 1,10,000। उस तरह आपका केस के है, फिर केस एल है, एम है, आगे एन ओ है। हम सोचते हैं कि आप केस ए आसानी से कर लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे अपना, तो आप लोग कोशिश करिएगा कैच करने का, क्योंकि जो समझाने का था वो मैंने अब तक समझा दिया और कुछ समझने समझाने के लिए है नहीं, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। केस के देख लीजिए एक बार, परचेज 30,000 हुआ 1/7/2018 को, लेकिन यूज़ में कब लाया 1/11/2019 को, मतलब 180 दिन से कम यूज़ हुआ, ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग केस एल देख लीजिए स्पीड में, परचेस हुआ 1,10,000 1/7/2019 को, लेकिन यूज़ कब आया 1/11/2019 को, मतलब इसमें क्या हुआ है 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। और इसमें एक्स एंड वाई सेल हो गया 10,000 और 6,000 में, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। केस के में कोई सेल नहीं है, केस एल में सेल है, केस के में भी परचेस हुआ, एल में भी परचेस हुआ, दोनों में 180 दिन से कम यूज़ किया गया। आइए देखते हैं, डब्ल्यू डी वी 80,000 परचेस हुआ यहाँ पे 30,000 का, यहाँ पे 10,000 का, 40,000 1,10,000 90,000। यहाँ पे कोई सेल नहीं है इसलिए नील, यहाँ पे दो सेल है 10,000 6,000 16,000, बैलेंस 74 1,10,000। केस एल में जो परचेस हुआ, अब गौर करिए, केस एल में जो परचेस हुआ उस केस एल में भी 180 दिन से कम के लिए यूज़ हुआ था, और केस के में भी क्या था आपका 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। तो अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालिएगा, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। अब गौर करिए सबसे पहला बात कि 1,10,000 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू, इसमें से 30,000 आपने परचेस किया था। केस के फिर से देखते हैं हम लोग, केस के बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000 ऑन 1/7/2018 एंड पुट टू यूज़ ऑन 11/11/2019, लेकिन हम इसको यूज़ में कब लेके आए बाबू 11 नवंबर 2019 में, लेकिन परचेस कब किए थे 2018 में। तब आप तो कह रहे होंगे सर 1/7/2019 को परचेस हुआ, लेकिन आप बोले थे कि जब यूज़ होगा वो डेट देखेंगे, लेकिन यूज़ कब से हुआ 11/11/2019 से। आप सही कह रहे हैं सर, मतलब आपके हिसाब से 5% ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बाबू कि यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम नहीं होगा। अरे सर ये कैसे बोल रहे हैं आप, आपने ही तो कहा था कि जिस दिन परचेस हुआ उस दिन से नहीं देखेंगे, जिस दिन से यूज़ हुआ उस दिन से देखेंगे, और यहाँ पे यूज़ 11/11/2019 से हो रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि 180 दिन से कम यूज़ हुआ, इसलिए 5% होना चाहिए। यस मैंने कहा था कि हाँ बाबू ऐसा ही करना, 100 मतलब जिस दिन से यूज़ होगा उस दिन से आप पकड़ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ईयर है और ये जो प्रीवियस ईयर है दोनों अलग है। जब हम किसी और प्रीवियस ईयर में खरीदेंगे और इस प्रीवियस ईयर में लेके आएंगे, तब आपका पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, चाहे यूज़ किसी भी डेट के अंदर हो। बस ध्यान रहे 31 मार्च 2020 से आगे ना जाए। फिर से समझो, 2018 पे परचेस किया हमने, उसको यूज़ के लिए कब लाए 2019 पे लाए, ये हमारा अभी का प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये पिछला प्रीवियस ईयर है 2018। तो 2018 और 2019 जब ऐसा सवाल रहेगा कि किसी और प्रीवियस ईयर में खरीद करके इस प्रीवियस ईयर में आप लेकर आए हो, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, जब हम
एक प्रीवियस ईयर में खरीदेंगे मशीन और दूसरे प्रीवियस ईयर में उसको यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा, वो पूरा का पूरा 10% पे चार्ज होगा। प्लीज़ टेल मी क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ एक बार और आपके लिए कि जब कभी हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर में मशीन खरीदेंगे और फिर उसके दूसरे प्रीवियस ईयर में यूज़ में लेकर आएंगे, तब इस सिचुएशन में पूरा का पूरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, कोई भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज नहीं होगा। केस एल में ऐसा बोला गया है। केस एल देख लीजिए आप, सॉरी केस के, यहाँ पे 1,10,000 बचा हुआ था। देखिए ये 30,000 तो 2000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखने से पता चला कि 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये किसी और प्रीवियस ईयर में आया था। मतलब 2000, अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर 19-20 है, लेकिन वो 18-19 पे आया था। तो जब 18-19 पे आया और 19-20 में यूज़ में लाया गया, जब ऐसा दिया रहे सवाल में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा मेरा बात का, जो हमने कहा आपको कि अगर एक प्रीवियस ईयर में आए मशीन खरीद करके लाया जाए और दूसरे प्रीवियस ईयर में उसको यूज़ किया जाए तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम नहीं होगा, पूरा का पूरा रहेगा, यानी 10%। इसलिए हमने यहाँ पर 1,10,000 का पूरा 10% 11,000 लिया। लेकिन इस केस में, केस एल में ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे तो हम एक साथ 2019 को खरीदे और 2019 में ही लेकर आए। ध्यान दीजिएगा सही से बाबू कि आप का 11/7/2019 को आपने खरीदा और 11/11/2019 को लेकर आए, मतलब इसी प्रीवियस ईयर का है। और यहाँ पे 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट कम हो जाएगा। तो इन दोनों में एक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये किसी और प्रीवियस ईयर में खरीद के लाया गया था और इस प्रीवियस ईयर में यानी हमारे प्रीवियस ईयर में इंस्टॉल किया गया। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस ईयर में खरीदा गया, सेम प्रीवियस ईयर में इंस्टॉल हुआ। जब सेम प्रीवियस ईयर में इंस्टॉल होगा तो हम लोग यूज़ का रेट लेंगे, और अगर सेम प्रीवियस ईयर में नहीं खरीदा गया है और दूसरे प्रीवियस ईयर में खरीदा हुआ लेकिन हमारे प्रीवियस ईयर में इंस्टॉल हुआ है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखना, सेम प्रीवियस ईयर में खरीदे हो, सेम प्रीवियस ईयर में इंस्टॉल किए हो, तो इंस्टॉल वाला डेट देखना, यानी इंस्टॉल का मतलब यूज़ वाला डेट देखना। लेकिन अगर तुम किसी और प्रीवियस ईयर में खरीदे हो और हमारे प्रीवियस ईयर पे लेकर आए हो, तो उस समय आपका यूज़ का डेट या परचेस का डेट मैटर नहीं करता, आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन यानी 10% देना पड़ेगा। तो केस एल 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। आइए केस एल पे देखते हैं। हमारे पास वैल्यू है 74 का, 74 से 10 का ऐसा है जो 180 दिन से कम यूज़ हुआ, तो इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5%। 10,000 का 5%, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, 5,000। तो आपका 74 से 10 चले जाएगा, कितना बचेगा? 64,000 बचेगा। 64,000 का 10% ये वाला, तो आपका हो जाएगा 6,400। ये आपका 5,000 नहीं होगा, ये आपका 500 होगा। 10,000 का 5% 500 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,900। जो देखिए हमने आपको दिखाया 6,900, टोटल 67,100। एकदम आसान है बाबू, फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया। 74,000 डेप्रिसिएशन था, इसमें से 10,000 का एक ऐसा बिल्डिंग है जो 80 दिन से कम यूज़ हुआ है। तो जब 80 दिन 180 दिन से जब कम यूज़ होगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% था, हाफ हो गया 5%। तो 10,000 का 5% 500, और टोटल कितना था? 74, जिसमें से हम 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन दे चुके हैं, बचा 64,000। 64,000 का 10% 6,400 प्लस 500 6,900 67,100। केस एल तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं केस एम। केस एम में बोल रहा है कि बिल्डिंग आर परचेज फॉर 30,000 ऑन 1/7/2019 एंड सोल्ड द सेम फॉर 40,000। 30,000 का परचेज है और सेल 1/11/19 को है 40,000 का। इसमें एक परचेस है और एक सेल है। यहाँ पे देखो यूज़ कब किया ये नहीं बताया है, इसका मतलब आपको परचेस के डेट से ही यूज़ करना पड़ेगा, मतलब 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ। ये केस एम था। हम लोग केस एन की तरफ चलते हैं। केस एम में सेल हुआ है एक सन बाई 95,000 का 1/7/2019 को, और परचेस हुआ है 30,000 का 11/11/2019 को। ध्यान दीजिएगा, पहले केस एल में कोई एम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। WDV 80,000 सेम है। परचेस हुआ 30,000 का, यहाँ पे भी 30,000 का परचेस हुआ है। एम में देख सकते हैं आप 30,000 का परचेस हुआ है इनमें। उसके बाद सेल, यहाँ पे 40,000 का सेल हुआ है, यहाँ पे आपका 95,000 का सेल हुआ है, बचा 70,000 15,000। आपको केस एम में हम आपको क्वेश्चन दिखाए थे कि केस एम में जो परचेस हुआ 30,000 वो कब हुआ था। एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको।
देखिए परचेस हुआ, केस एम है, बिल्डिंग आर परचेस 1/7/2019, 1/7/2019 को परचेस हुआ, लेकिन यूज़ कब किया यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये होता है बाबू कि 1/7/2019 को जो परचेस किया उसी दिन से यूज़ होना शुरू हो गया। मतलब ये क्या है बाबू, 180 दिन से ज़्यादा है। प्लीज़ टेल मी क्लियर है। जिसको हमने सेल कर दिया 1/11/2019 को, कब सेल किया मैटर नहीं है, हम डेट देखेंगे, परचेस कब किया, यूज़ कब किया। चूँकि यहाँ पे यूज़ का रेट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ परचेस का रेट लिखा हुआ है, तो हमारा ये एजम्पशन होगा जिस दिन परचेस हुआ उसी दिन से यूज़ होना शुरू हो गया। तो 70,000 का पूरा 10% लग जाएगा, 7,000 बचेगा आपका 63,000, 63,000। उसके बाद एन वाला केस देखिए आप, केस एन क्या बोल रहा है। केस एन बोल रहा है कि भाई हम खरीदे तो 1/7/2019 को, सॉरी हम परचेस किए कब, 11/11/2019 को। ये परचेस किया 11/11/2019 को, यूज़ कब से कर रहा नहीं बताया है, तो फिर से वही चीज़ है कि जिस दिन से परचेस हुआ उसी दिन से हम मान लेंगे कि हमारा ये यूज़ हुआ है। तो 11/11/2019 से यूज़ हुआ है। आप देखिए यहाँ पर ही 11/11/2019 से यूज़ हुआ, मतलब 180 दिन से कम है, तो आपके पास है कितना, 15,000 है। थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेकिन यहाँ पर तुम परचेस कितना है किया था, 30,000 का। अब तक का जितना सम था सब में आपका जो वैल्यू बच रहा था परचेस से ज़्यादा बच रहा था, लेकिन यहाँ एक ऐसा सम हमें मिला जिसका वैल्यू परचेस तो दूर की बात है, सेल से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि ये जो 30,000 है और यहाँ पर ही 15,000 है, तो हमने परचेस कितना का किया था, 30,000 का, वैल्यू कितना बचा हुआ है, 15,000। मतलब इसी का वैल्यू बचा हुआ है, इसके अलावा इसमें कोई और वैल्यू इंक्लूड नहीं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 70,000 है, इसमें से 30,000 का परचेस हुआ, मतलब 40,000 कोई और वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ 15,000 है, हमने परचेस कितना किया, 30,000, तो इसी 30,000 का बचा हुआ 15,000। तो हमको कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, 15,000 कौन सा वैल्यू बचा हुआ, जो हमने परचेस किया था वही वैल्यू है ना। तो 15,000 का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 5%, चूँकि 180 दिन से कम यूज़ हुआ है, 750। जिन लोग को समझ में नहीं आया वो लोग ध्यान दे बाबू कि अब तक जितना सम किए थे, हमारा जो बैलेंस बच रहा था वो परचेस से ज़्यादा रहता था, लेकिन एक लास्ट ऐसा सम हमको मिला जिसके अंदर जितना परचेस है उससे भी कम है वैल्यू। इसका मतलब ये जो 15,000 आपको दिख रहा है, ये 15,000, ये 15,000 जो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, आपका परचेस है, परचेस का पार्ट है। कैसे समझ में आया, यहाँ पे 30,000 का परचेस किए हुए थे, यहाँ 15,000 बचा हुआ, मतलब ये 15,000 पूरा का पूरा परचेस वाला ही पोर्शन है डेप्रिसिएशन निकालने के केस में, अगर आप देखें तो। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर चेंज होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो किसका होगा, परचेस वाले का होगा। हमारे पास 30,000 था, अभी 15,000 बचा हुआ है, तो पूरा 15,000 हमने कब परचेस किया, 180 दिन से कम के लिए यूज़ किया, तो 15,000 का पूरा 5% 750। प्लीज़ टेल मी क्लियर है, नहीं समझ में आया, ध्यान दो। मान लो यहाँ पे 15,000 नहीं बचता, हमारे पास 70,000 बचता, तो 70,000 बचता, तो हम परचेस कितना किया था, 30,000 का। इसका मतलब 30,000 तो 180 दिन से कम यूज़ हुआ, तो 30,000 का हम लोग 5% डेप्रिसिएशन देते हैं, 1,500। लेकिन ये जो 70,000 है, 70,000 में से 30,000 हट गया, बचा कितना, 40,000, 40,000 का पूरा 10%, 4,000। तो इस तरह हमारा डेप्रिसिएशन 5,500 हो जाता। लेकिन इस सवाल में हमारे पास वैल्यू कितना बचा, 15,000 ही बचा, और हम परचेस कितना किए थे, 30,000 का परचेस किए थे। तो हमारे पास तो वैल्यू 15,000 का है, तो 30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना देंगे, हमारा जो वैल्यू बचता है उस पर हम डेप्रिसिएशन देते हैं, तो 15,000 पे डेप्रिसिएशन देंगे। सवाल ये है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% या 5%। तो तुमको खुद से सोचना होगा, 30,000 का वैल्यू था जिसमें से 15,000 अभी हमारे पास बचा हुआ है परचेस, तो इस 30,000 पे हमें 5% देना था, लेकिन बचा हुआ कितना, 15,000। इसका मतलब ये 15,000 इसी का वैल्यू बचा हुआ है ना, तो हम लोग इस पर 10% नहीं दे करके 5% देंगे, जो हो जाएगा आपका 750, जो हमने यहाँ पे आपका 750 दिखाया, बैलेंस 14,250। लास्ट केस है केस ए। ओ देखने में काफ़ी लेंदी है लेकिन उतना ही आसान। सोल्ड बिल्डिंग एक्स फॉर 90,000 एंड फॉलोइंग बिल्डिंग पुट टू यूज़। ध्यान देना, हमने सेल किया और ये सब बिल्डिंग को यूज़ किया कब और परचेस कब किया। देखो ये साइड में पूरा परचेस का रेट है, ये सब परचेस का रेट है, ध्यान मत दो इस पर। यूज़ कब किया वो देखो, बिल्डिंग ए ऑन 18/12/2019, 18/12/2019 से यूज़ किया। परचेस कब किया था, 17/12/2019 को, मैटर नहीं करता कब दिसंबर, 18 दिसंबर से यूज़ किया, मतलब ये 180 दिन से कम यूज़ हुआ है। बिल्डिंग ए 180 दिन से कम यूज़ हुआ है।
लेस देन 180 डेज। उसके बाद बिल्डिंग बी 18/2/2020, ये भी आपका लेस देन 180 डेज यूज़ हुआ। उसके बाद बिल्डिंग जेड देखिए, परचेस हुआ 18 में और आया प्रीवियस ईयर 18/4/2019 में। देख लो, ऐसा सवाल हम कुछ देर पहले करके आए थे कि किसी और प्रीवियस ईयर में ख़रीदा जा रहा है, किसी और प्रीवियस ईयर में लाया जा रहा है, इसका मतलब इस पर पूरा साल का लगेगा। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे भी वही है, 2018 में ख़रीदा जा रहा है, 2019 में लाया जा रहा है, मतलब किसी और प्रीवियस ईयर में खरीद रहे, किसी और प्रीवियस ईयर में ले रहे, इसलिए इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगा। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10%। इसका भी कितना होगा? 10%, लेकिन इसका 5% होगा, इसका 5% होगा क्योंकि सेम ईयर में लाया है। उसके बाद देखो लास्ट वाला पार्ट, बिल्डिंग क्यों 1/4/2020 में लाया है, लेकिन परचेस कब किया था? 31 मार्च 2020 को। ये तो अकाउंटिंग ईयर इंक्रीज कर गया, मतलब इसका एंट्री हम लोग नहीं दिखाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे 18 दिसंबर 2019 को लेकर आए आप, लेकिन खरीदे कब? 17/12/2019 को, मतलब सेम प्रीवियस ईयर में। तो आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज कर जा रहा है क्योंकि 180 दिन से कम यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 11/7/19 में खरीदे आप, सॉरी बिल्डिंग बी 15/8/2019 में खरीदे, लेके कब आए आप? 18/2/2020। बिल्डिंग बी पे ध्यान दीजिएगा, आपने 15/18/19 को ख़रीदा और लेके यूज़ में कब आए? 2020 में। तो मतलब हमारा करंट प्रीवियस ईयर में ही है। तो 15 अगस्त 2019 को हमने ख़रीदा और 18 फरवरी 2020 को लाया, इसका मतलब ये करंट प्रीवियस ईयर ही है। आप ये मत देखिएगा सर 2019 है, 2020 है, 2019-20 ही है, अलग नहीं है। हमारा प्रीवियस ईयर 19-20 ही है। तो 19 में और 20 में आया वो मैटर नहीं है। 15/8/2019 को हमने ख़रीदा, बिजनेस में लेके कब आए? 18/2/2020, ये करंट प्रीवियस ईयर ही है, इसलिए इसका भी 5% होगा। लेकिन ये देखिए, आप 18 में खरीदे, 19 में लेके आए, ये 18-19 प्रीवियस ईयर है, ये 19-20 प्रीवियस ईयर है। समझ में आ रही है ना बात? तो ये अलग प्रीवियस ईयर है और ये अलग प्रीवियस ईयर है, इसलिए इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा। उसी तरह ये 18 में खरीदे, 19 में लेके आए, इसमें भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज़ नहीं करेगा। और ये वाला पोर्शन हम लोग 20 में खरीदे और 1 अप्रैल 2020 यानी अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2020 के बाद लाए हैं, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। मतलब ये 4 एंट्री होगा। इन 4 एंट्री में से 2 एंट्री ऐसा है जिसका डेप्रिसिएशन आधा होगा और 2 एंट्री ऐसा है जिसका डेप्रिसिएशन पूरा होगा। आइए सवाल देखते हैं। केस ओ, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट्स, WDV एज यूजल, ए 30,000, 50,000, 60,000, 10,000, ये सारा परचेस है। टोटल परचेस 1,50,000 का, वैल्यू 2,30,000। सेल किया 90,000 का, बचा कितना? 1,40,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है। तो हम देखे थे यहाँ पर 2 वैल्यू ऐसा है जिसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% होगा। पहला 30,000 और दूसरा 50,000। तो 80,000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, तो टोटल कितना था? 1,40,000 का, मतलब बचा कितना? 60,000। तो 60,000 का पूरा 10%, तो 80,000 का 5% 4,000, 60,000 का 10% 6,000, टोटल 10,000, वैल्यू 1,30,000। देखिए लास्ट में जो हमने बिल्डिंग क्यों नहीं लिया उसके बारे में लिखा, सिंस बिल्डिंग क्यों वॉज पुट टू यूज ऑन 1/4/2020, देयरफॉर डेप्रिसिएशन शैल नॉट चार्ज इन द प्रीवियस ईयर 2019-20। प्लीज़ टेल मी, आपका सारा क्लियर है? थैंक यू।